वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, इस वक्त हम बात कर रहे हैं इंतखाबात जो हो चुके हैं और आगे जो सूरत हाल बनने जा रही है, इसमें क्या हो सकता है। अभी कुछ देर पहले शफ़क़त इमरान गुजरांवाला से हमारे साथ मौजूद थे और वो हमें बता रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो नताइज वहाँ पर दिए गए वो हैरत अंगेज़ किस्म के हैं। और ख़ास तौर पर वो खुर्रम दस्तगीर खान जो कि साबिक़ वफाकी वज़ीर भी रहे, और ये समझा जाता है कि ग़ुलाम दस्तगीर खान जिनकी मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ बड़ी केयर करते हैं, बड़ी इज़्ज़त करते हैं, उनके हवाले से कहा जा रहा था कि वो सोचा भी नहीं जा रहा था कि वो हार सकते हैं, क्योंकि इससे पहले वो यही सीट जो है 50-50 हज़ार के मार्जिन से जीतते रहे हैं। लेकिन शहरों में ट्रेंड चेंज हुआ है और ऐसे लोग, और आप कह सकते हैं कि खंबे कामयाब हुए जिनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था कि इनकी तो ना कंपेन है ना हल्के में राब्ता है, और ये किस तरह कामयाब हो सकते हैं। ये एक बड़ी तब्दीली आई गुजरांवाला में। अभी थोड़ी देर में हम फैसलाबाद को भी डिस्कस करते हैं। शहर तब्दील हो रहे हैं असद साहब। साहब, एक तो ये कि इनको जो है ना वो नए चेहरों को लेके आना चाहिए। अगर आप ये उम्मीद करें कि एक 18 साल का, 19 साल का, 20 साल का लड़का जो है वो बरजीज़ ताहिर को वोट डालेगा, मतलब आप एज डिफरेंस देखें ना कि फ़लाँ का बेटा फ़लाँ या तो वो ख़ुद भी 40-50 साल का है, उसकी शख्सियत ऐसी है कि वो उस दौम से बाहर नहीं आ रहा, और या फिर ये कि वो शख्स इतना आउटडेटेड है कि वो यूथ के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहा। तो आपके इसलिए, और फिर उन हलकों, उन सिटीज़ के अंदर आप देखें कि वहाँ पे टिकटों की तकसीम के अलावा ख़ानदानों के अंदर जो टिकटें बांटी गई, इस तरह के मसाइल भी हुए। चलो तो इन्हीं मसाइल को डिस्कस करते हैं। शाहिद अली जो कि हमारे नुमाइंदा भी हैं, सीनियर सहाफ़ी भी हैं, फैसलाबाद प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट भी, बहुत गहरी नज़र रखते हैं। अभी इंतखाबात से पहले भी हम उनकी तरफ गए थे, उन्होंने बड़ा जो कुछ बताया था उससे भी कुछ बढ़ के ही हो रहा है। शाहिद साहब, क्या बना फैसलाबाद के साथ? देखिए, फैसलाबाद की जो 10 कौमी नशिस्तें थी और 21 सूबाई की नशिस्तें थी, उनमें से एक कौमी असम्बली की नशिस्त जो है समंदरी में शहबाज बाबर गुज्जर साहब जीत पाए हैं, और बाकी तमाम नशिस्तें से हाथ धोना पड़ा उन्हें। मुस्लिम लीग नून को तमाम जो है कौमी असम्बली की 9 नशिस्तों से हाथ धोना पड़े थे। सही। इस हारने वालों में राजा रियाज साहब शामिल हैं, राना सनाउल्लाह साहब शामिल हैं, मियां मनान के साहब इरफान मनान साहब शामिल हैं, आबद शेर अली शामिल हैं। ठीक है, आबद शेर अली की कह रहे थे गिनती है, बड़ी क्लोज कॉन्टेस्ट हो रहा है, कुछ उसमें कोई अपडेट है? नहीं, क्लोज कॉन्टेस्ट वाली तो बात ही कोई नहीं है। बहुत अच्छा। लंबा चौड़ा डिफरेंस है इस पे। क्लोज अभी जो ये हार गए हैं, ये गिनती के वाले, ये 10 बार गिनती के वाले, डिफरेंस बहुत ज्यादा है, ये कुछ नहीं हो सकता। ये असल में पब्लिक रिएक्शन आया है, और ये इन्हें उसी दिन मैसेज मिल गया था जिस दिन धोबी घाट में जलसा था। मियां नवाज शरीफ साहब आए थे, शहबाज शरीफ साहब आए थे, मरीम साहब आई थी। उस दिन भी जो रिस्पांस था उसमें मियां साहब नाराज भी हुए थे निजी महफिल में, आपने बताया भी था उस दिन। जी हाँ, उसी दिन मैसेज मिल गया था। इसकी बुनियादी वजह यह है कि एक तो इनकी, मैंने पहले बताया था कि जो धड़ेबंदी है, सनाउल्लाह साहब और आबद शेर अली का जो धड़ा है, इनको आपस में, अब राना सनाउल्लाह के जो दामाद है अहमद शहरियार, वो पीपी के नशिस्त पे इलेक्शन लड़ रहे थे आबद शेर अली के नीचे। वो कहते थे कि जी मुझे वोट दे दें, नीचे वाला, ऊपर वाला आप अपनी मर्जी कर लें। तो इससे मैसेज जा रहा था लोगों को कि आबद शेर अली को वोट नहीं देना। इसी तरह फिर आबद शेर अली का थोड़ा बहुत जोर लगता था, उसने उधर लगाया जोर, उसके हल्के में, राना सनाउल्लाह के हल्के में, और वो नसार जट को उन्होंने थोड़ा बहुत सपोर्ट की जितना वो कर सकते थे दोनों ने। और इसके अलावा जो नवाब शरीफ सीट वाली है, अगर वहाँ तलाल चौधरी होते तो शायद वो सीट निकाल जाते, उधर से भी वो हाथ हो गया, जरावाला से भी। नहीं, मुस्लिम लीग नून तो ये समझ रही थी कि वो इलेक्टेबल है नवाब शेर, इस वजह से उन्होंने ये काम किया था। अब इलेक्टेबल तो राजा रियाज साहब भी थे उधर से भी, लेकिन उनकी सूरत हाल क्या हुई, वो बिल्कुल करीब ही नहीं पटके उनके उम्मीदवार। जो हामिद रजा है, ये इनका तो कुछ ही पार्टी वाले इतना बहुत कद भी नहीं था, और बिल्कुल ये फजल करीम साहब के साहबजादे हैं। पॉलिटिकली इनका कोई इतना जाती कोई इतना नहीं था। सिर्फ ये राजा रियाज साहब की जगह पे अगर ये राना एहसान को टिकट दे देते तो पॉसिबल था कि ये सीट मिल जाती। ये राना अफजल के साहबजादे राना एहसान को टिकट नहीं दिया गया, और राजा रियाज ये वही काम हो गया जो 2 बरस पहले जुलाई के इंतखाबात हुए थे, और उसमें मुस्लिम लीग नून ने उन तमाम लोगों को टिकट दे दिया था जो छोड़ के आए थे, तो वो वोटर ने पसंद नहीं किया।
वोटर ने पसंद नहीं किया। और इसके साथ साथ जब आप अपने हकीकी वर्कर को नजरअंदाज करेंगे तो उसकी सियासत खत्म हो रही होती है ना, वो नहीं, उसको उनको हजम नहीं हो सकता। अगर यहाँ से राजा रियाज साहब जीत जाते तो राणा अफजल खानदान की सियासत तो खत्म हो गई थी। सही। तो इसका बेटा जो राजा रियाज का दानियाल है वो न्यू कमर था बिल्कुल। राजा रियाज ने हालात को भांप लिया था, इसीलिए उन्होंने अपनी जगह पे अपने बेटे को आगे कर दिया था, राजा दानियाल को। और सेफ एग्जिट जिस दिन इन्होंने ये फैसला हुआ था उसी दिन मैंने कहा था ये सेफ एग्जिट हासिल कर लिया गया है। अब राना एहसान अगर सपोर्ट करता प्रॉपरली, लॉयल्टी नहीं है जमात के साथ, लॉयल्टी समझे कि यहाँ इनकी मुस्लिम लीग नून को अपने वर्कर्स की, अपने रहनुमाओं की तरबियत करनी चाहिए कि जब जमात का कोई फैसला होता है तो फिर अपने जाती मफाद को साइड पे अच्छा, रखें। दूसरा जो सूबाई नशिस्तें 21 जो हैं उनकी क्या पोजीशन है? देखिए 21 में से 6 जो है ना नशिस्तें मिली हैं क्या कहते हैं मुस्लिम लीग नून को। बाकी ये जफर इकबाल नागरा साहब 300 वोटों से जीते हैं, ठीक है। आरम महमूद गेल साहब ये समंदरी से जीते हैं, इसी तरह राव काशिफ रहीम साहब जीते हैं, जाफर अली होचा तानालिया से जीते हैं। बाकी ये तमाम नशिस्तें जो है ये अपना हार गई मुस्लिम लीग नून। अच्छा, हालांकि इससे पहले इसमें- मैं अभी गुजरांवाला में शफकत इमरान से ही पूछ रहा था और उसको भी मैं कह रहा था कि सवाल तो बड़ा गैर इखलाकी सा है लेकिन प्रैक्टिकल है जो इस वक्त हमें आसार नज़र आ रहे हैं। ये जो 9 MNA हैं और 15 MPA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और आज़ाद उम्मीदवार हैं बुनियादी तौर पे टेक्निकली जी, जी। इनमें से कितने PTI के साथ रहेंगे, कितने इधर उधर जाने का इम्कान है? देखिए बाबा जी का कमाल सही तरह चल गया तो फिर तो उसमें से जा सकते हैं लोग। ये अच्छा। इतने बहुत ज्यादा नजरियाती नहीं है PTI के साथ। इनमें से बाज ने पैसे दिए हुए थे, ये इतने के थे कि राना आतफ साहब जीते हैं, इधर से इरफान मनान को इन्होंने हराया है। अब कौमी असम्बली की नशिस्त इन्होंने जीती है 103 से गालबन। तो ये कहते हैं जब इनके पास कुछ ज्यादा था ना कि फलां जो हमारा PTI का वर्कर है वो बड़ा अच्छा वर्कर है लेकिन नाराज है, आप जाएं तो वो मान जाएगा, तो ये कहते थे अगर नाराज है या रहने तो नाराज ही। इतनी की लॉयल्टी थी राना आतफ साहब की अपनी जमात के साथ और संजीदगी इतनी थी। ये लोग, इन लोगों ने खेला था जुआ, जितने भी अभी जीते ना इन्होंने जुआ खेला था। ना तो इन्होंने इलेक्शन पे इतना खर्चा किया, ना इन्होंने को वोटों शोटों के हवाले से अपना काम किया। इन्होंने एक जुआ खेला था, इनका वो जुआ चल गया। अब इनको जो जुए में बंदा चीज मिलती है वो इजी होती है, इजी का मिजी गो जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर प्रॉपर कोई आए, जहाज आए, कोई हेलीकॉप्टर आए, कोई बक्सा आए तो इनके चांसेस भी है, ऐसी कोई बात नहीं है। सही सारे नहीं लेकिन चंद एक फैसलाबाद से भी उन्हें गिफ्ट के तौर पे जा सकते हैं। गिफ्ट के तौर बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद अली साहब। मियां हबीब साहब तुसी इतने अच्छा तबसरा कर सकते हो सारी सूरत हाल। मैं नजम समझता हूँ कि एक तो ये हुकूमत बनाने की पोजीशन में है, इनको ये ब्लंडर नहीं करना चाहिए, इनको छेड़ना भी नहीं चाहिए। जो तहरीक इंसाफ के आज़ाद लोग जीते हैं ना, इनकी तरफ देखना भी नहीं चाहिए, इनको टच भी नहीं करना चाहिए, ये अच्छे रहेंगे। अगर इन्होंने ये टच किया इन्हें, और क्योंकि इनकी नंबर गेम तो पूरी है। हाँ, नंबर गेम तो पूरी, उनको ज़रूरत नहीं है। और फिर देखें ना, पाकिस्तान में नंबर गेम पे कभी नहीं, आप एक नशिस्त के इजाफे से बर्तरी से भी अगर आप हुकूमत बनाने थे ना, असल आपको अदारों की पुष्टपनाही चाहिए, वो इनको हासिल है, तो इनको ज़रूरत नहीं है पंगे लेने की। अगर इन्होंने ये पंगा लिया तो इसका और रद्द अमल आएगा, क्योंकि इन्होंने आज तक जितने मामला किए ना ये सारे खराब हुए, ये रद्द अमल का नतीजा है। ज्यों ज्यों आप तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाएंगे, अवाम का रद्द अमल आपके खिलाफ होता जाएगा। लिहाजा इनको ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए, तहरीक इंसाफ के लोगों को तोड़ने की, अपने साथ मिलाने की सबसे बड़ी बात है जरूरत भी नहीं है। हाँ, इसीलिए यही मैं कह रहा हूँ कि इनके नंबर गेम पूरी है, इनको जरूरत नहीं है। अच्छा, दूसरा एक और, जिन लोगों ने तो सियासत करनी है ना, लोगों को अब समझ आ गई है कि देखें सीधी सी बात है, इन सब लोगों की निकली है लॉटरी, ये PTI वालों की 1 रुपया खर्च नहीं हुआ किसी का। सही कह रहे हो, 1 रुपया किसी का खर्च नहीं है। इतना मुफ्त इलेक्शन तो काउंसलर का नहीं होता जितने मुफ्त इलेक्शन ये जीत गए हैं, अपने घर में बैठे बैठे जीत गए हैं। ये तो लॉटरियां निकली हुई हैं इनकी। अगर तो इनमें से लोगों ने सियासत करनी है तो वो तो जुड़े रहेंगे तहरीक इंसाफ के साथ, क्योंकि उनको पता है कि आइंदा भी हमारा दाव लगेगा। लेकिन अगर इन्होंने दिहाड़ी लगानी है तो फिर ये इधर उधर चले जाएंगे, फिर कोई मसला नहीं है। लेकिन वो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार लेगा, वो अपना सियासी मुस्तकबिल तबाह कर लेगा,
क्योंकि आपने देख लिया पहले भी कि लोटों की अब जो है ना कोई औकात नहीं इस मुल्क में रहेगी। लोगों के जहन में एक बात सख्त हो चुकी है वोटर्स के जहन में कि लोटे अभी शाहिद अली साहब भी कह रहे हैं राना अफजल के बेटे को एहसान को आप दे देते, आप पूरे तो जी सकते थे, आप पूरा और तलाल को दे देते तो जी सकते थे। जायजा लें पूरे पाकिस्तान में चंद एक लोटे जो है वो जीते हैं, वरना तमाम के तमाम को इतनी इबरतनाक शिकस्त हुई है वो तसव्वुर नहीं कर सकते। आप देखने परवेज खट्टक का पूरा खानदान हार गया है, ठीक है, महमूद खान, वो तो उधर तो खैर पूरी महमूद खान हार गया, नहीं यहाँ भी देख लें आप, तो ये ओवरऑल है। देखिए चंद एक मैंने कहा जीत गए हैं वो अपनी विल पावर पे, ये जैसे भी लक थी उनकी वो जीत गए, लेकिन ओवरऑल लोग जो है ना आप इसको बर्दाश्त नहीं करते, लोटों को कबूल नहीं करते। जिस तरह आप जिमनी इलेक्शन की बात कर रहे थे उसमें क्या सेटबैक हुआ था, यही हुआ था कि मुस्लिम लीग नून ने 17-18 जुलाई को हुए थे, तो वो हुए थे, तो वो इसी वजह से वो हार गए थे कि लोगों ने कहा कि हम इनको क्यों वोट दें, ठीक है। अच्छा वो सबसे बड़ा मसला पता है क्या होता है, जो वो कह रहे, मैं आपकी तरफ असद साहब आ रहा हूँ, उसमें मसला क्या होता है, आपकी जो लोकल तंजीम, आपके वर्कर्स वो भी काम नहीं करते, जैसे वो कह रहे हैं कि उनको डर ये होता है, उनको कबूल ही नहीं करते, वो कहते हैं यार सारी जिंदगी मेहनत ऐसी कर दे रहे हैं, तो कितों आके हल्का एल आ जाएगा, हल्का एल आ जाएगा, क्योंकि एक दफा जो इलेक्ट हो गया वो फिर हल्का उसका हो जाता है, वो नहीं जाता दोबारा फिर। वो घर की तरह ना नजब साहब, हल्का तो घर की तरह, अच्छा जिसने एक दफा हासिल कर लिया हाँ, तो बस फिर वो उसी का होता है, और उसके लिए वो फिर जान मार देते हैं और वो पूरी एफर्ट करते हैं। ये बच्चे सब आप कुछ इस पे मुझे लग रहा था इख्तिलाफ करना चाह रहे हैं। अच्छा, मैं एक तो ये कि सियासत जो है ना उसके सीने में दिल नहीं होता, सियासत इज जालिम होती है, पार्ट ऑफ कहते हैं पॉलिटिक्स इज पार्ट ऑफ क्या यू नो द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज़। इस वक्त अगले 5 साल देखना है, मुल्क चलाना है, तो ये जो लोग हैं ये अगर मिलेंगे तो सेनेट की सीटों का भी आगे फैसला होगा। अगर ये उन पार्टीज़ के अंदर जाते हैं, इनको एडवाइजरियाँ, इनको मिनिस्ट्रीज़ मिलेंगी, इनको फ़ंड मिलेगा, इलाके की डेवलपमेंट कर सकेंगे, और इनको कहीं ना कहीं ये ख़दशा ज़रूर होगा कि जिस तरह से दूसरे लोग जो है वो रिप्लेस हुए हैं, हम नए लोग आ गए हैं इस इलेक्शन में पीटीआई के, हो सकता है हमारी जगह पे दूसरे लोग कल को 5 साल बाद आ जाएं, में तो बहुत ज़्यादा इम्कान आता है। हाँ, तो ये कि अगर हम आज सीट की टिकट की गारंटी ले लेते हैं और इस पार्टी के साथ हुकूमत में शामिल हो जाते हैं, 5 साल इक़्तिदार भी इंजॉय करते हैं, वजारतें भी लेते हैं, बजट भी लेते हैं, उसके अलावा दुश्मनियां भी मुफ्त की बर्दाश्त नहीं करते, ना अपने बिजनेसेस के ऊपर छापे डलवाते हैं, ना इस्टेब्लिशमेंट से पंगा लेते हैं, तो और मुल्क को आगे चलाने के लिए ये ज़रूरत भी है। जो दूसरी बात नून लीग की हो रही थी अच्छा चौर साहब, अगर ते इसे तरीके नाल ही छापे मारते रहना तुसी ते फिर ये कंपनी चलती नज़र नहीं आती। हुण हालात नूं बदलना पैगा, अगर इन्हां रिजल्ट के नतायज तो तुसी सबक नहीं हासिल किया, और खास करके एस्टैब्लिशमेंट में नहीं इसमें जो सबसे बड़ी बात है, जो मुझे सबसे बड़ी दलील नजर आती है कि जब आपने फैसला कर लिया कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने इकट्ठे चलना है और आपकी नंबर गेम पूरी हो गई, तो फिर तो खैर जरूरी हो गया ना। खान साहब इसमें मैं बार-बार ये कह रहा हूं, एक और बात, जब आपको इत्तेहादी मिल गए थे और अदम इत्मीनान होने वाली थी, उसके बाद आपने जितने लोग लिए वो बोझ ही साबित हुए ना आपके लिए, क्या आपको मिला? लेकिन आप इस चीज़ को देखें कि जो सेनेट में आपकी जो है वो एलोकेशन, मखसूस सीटों की जो एलोकेशन, ये चीज़ के लिए एक नेचुरल है, पॉलिटिशियन करता है। नहीं, सेनेट के तो वोट पड़ने हैं, वो तो डलवा लेंगे, किसको भी डलवा लेंगे। उसके अलावा आपको कानून साजी के लिए लोग चाहिए, आइन साजी के लिए चाहिए, तो ये अगर वहाँ पे कोई आ तो कल को चाहते हो कि 2/3 अक्सरियत बन जाए? जी ये होगा, मैं ये नहीं चाहता नहीं हूँ, मैं बता रहा हूँ कि जो होगा। अच्छा, दूसरी जो बात मैं बताना चाह रहा था या सजेशन एक देना चाह रहा हूँ नून लीग को या दूसरी पार्टीज़ को, कि इनके सामने एमकेएम की मिसाल है, अपना जो स्ट्रक्चर है पॉलिटिकल वो इस तरह से बनाएं कि जो तंजीम के मामला देखते हैं सिटी के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर, यूनियन काउंसिल टाउन के अंदर, वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे, उनको टिकट नहीं देंगे, वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, वो लोकल बॉडी की तरफ रहेंगे। या तंजीम सादी तो 3 टीयर्स होनी चाहिए लोकल बॉडी के इलेक्शन लड़ने के लिए, बल्कि 4 होनी चाहिए। एक आप मखसूस सीटों के लिए निकालें जो लोग वहाँ से आप अकोमोडेट कर सकें, उसके अलावा आप लोकल बॉडी में कर सकें, उसके अलावा आप तंजीम सादी के अंदर उनको अहदे दें, और उसके अलावा आप उनको जो है वो ये नेशनल पॉलिटिकल कैसी बात कर लोग। अच्छा वैसे मैं आपको बताऊं सियासत का बेड़ा गर्क क्यों हुआ है। सियासत का बेड़ा गर्क इस वजह से हुआ है कि आपने वर्कर्स को नजरअंदाज कर दिया। पहले लोग जो थे ना वो नीचे से ग्रूम करके ऊपर आते थे, हुण उत्तों पैराशूट के जरिए आते हैं। तो खदारा अगर इसी तरह होना है कि वो इलेक्शन ना लड़े तो उनको जरूरत क्या है? अब अभी भी देख लें, ख्वाजा साद रफीक अगरचे हार गए, लेकिन हम सब इस बात में मुत्तफिक है ना कि वो बड़ा हार्ड वर्किंग वर्कर हैं, वो वर्कर्स के साथ रास्ते में भी रहते हैं और उन्होंने मेहनत भी की है। तो जो नीचे से, ये बात मियां साहब की बिल्कुल दुरुस्त है कि जो नीचे से वर्कर्स आते हैं ना
उनको पता होता है कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है और किस तरीके। अच्छा, इसमें एक और गुजरात में बाकी जगहों पे और अपसेट हुआ है। गुजरात में सालिक साहब जो थे वो आ गए हैं। हालांकि मुझे अच्छी तरह याद है कि वहाँ पर कहा जाता था कि सालिक और शाफे को अगर आप किसी चौक में छोड़ दें और उन्हें कहें कि ज़हूर पैलेस जाना है, वो चौक का नाम भी बताते थे लेकिन वो नहीं पहुँच सकते, यानी कि उनका गुजरात में कोई ऐसा इन्फ्लुएंस नहीं था। अच्छा, गुजरात में बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी हुई है गुजरांवाला और फैसलाबाद से। वहाँ पर मुस्लिम लीग नून की हमायत से यानी कि खाली सीटें छोड़ दी गई थी, जीते हैं। तो इस पर बात करने के लिए सईद अहमद साहब हैं, ब्यूरो चीफ हैं हमारे गुजरात में, उनकी तरफ चलते हैं। सईद साहब अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र। सही साहब, आप वैसे उस दिन बता रहे थे कि आपको सिर्फ सालिक ही नज़र आ रहा है और इसी तरह उसी की एक्टिविटी नज़र आ रही है और वही हुआ। किस तरह देखने गुजरात के इंतखाबी नताइज को आप? सर, इस वक्त जो नताइज हैं वो तो सामने आ चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है वो हमारा NA62 चौधरी आबद रजा वाली सीट और PP32 जो है, PP28 वो जो है वो अभी तक अनाउंस नहीं हो सकी। उसके बारे में ज़्यादा इतलात आ रही हैं। कभी कह रहे हैं कि कुछ पोलिंग स्टेशनों पे गिनती नहीं हो सकी, दोबारा होगी, 2-3 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन मुख्तलिफ अफवाहें जो है वो उस सिलसिले में आ रही हैं। बाकी यहाँ पर तकरीबन सारी जो है वो काफ लीग ने विन किया है। एक सीट जो है वो नून लीग को दी गई है, चौधरी नसीर अब्बास सेठ वाली, जिसमें उसके मुखालफिन में कमरजमान कायरा थे और सैयद वजाद शाह थे PTI के हमायत याफ्ता कुल्लेवाल से। तो मुस्लिम लीग नून एक, लेकिन जो काफ लीग है, अब वो काफ लीग तो नून लीग के करीब वाली काफ लीग है ना? जी जी बिल्कुल ऐसे, क्योंकि इनमें तो बहुत सी जगहों पर तो नून लीग ने जो अपने कैंडिडेट ही खड़े नहीं किए थे। तो ये शहर जो था अमली तौर पे गुजरात जो था वो चौधरी शुजात को और काफ लीग को दे दिया गया था। जी बिल्कुल ऐसे ही, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन हम इससे पहले भी ये नजर आ रहा था कि ज्यादातर चौधरी सालिक हुसैन और चौधरी शाफे हुसैन का ही जो है वो वहाँ पे शोर नजर आ रहा था और वही रिजल्ट आया हमारा जो आपके पिछले प्रोग्राम में बताया गया था। लेकिन सही साहब, अभी कुछ अर्सा पहले जब हम गुजरात गए थे, मैं भी आया था और प्रोग्राम भी किए थे, तो वहाँ तो चौधरी परवेज़ अली का तूती बोलता था हर बंदा उनका। ये अचानक क्या हो गया और परवेज़ अली साहब के हारने को किस तरह देखते हैं आप? सर, ये तो मेरे ख्याल में मुझसे आप वहाँ पे बैठे हैं, मेरे से ज्यादा बेहतर। जब तक हमारे पास रिजल्ट आ रहे थे, जब तक रिजल्ट रोके नहीं गए थे, उस वक्त तक तो परवेज़ अली भी जीत रहे थे, कैसर अली भी जीत रही थी, बाकी भी सारे जीत रहे थे। रिजल्ट रोकने के बाद जो है वो सुबह हमें पता चला कि ये सारे जो है वो जीत चुके हैं। नहीं, खैर वो एक और भी चीज़ है जो बात तमाम सीनियर लोग करते हैं कि 10 से 15% नताइज के ऊपर तो हमें हतमी नतीजे का फ़ैसला नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि पोलिंग स्टेशन तो पोलिंग स्टेशन होता है और रिज़ल्ट कहीं से भी निकल सकता है। लिहाजा ये जो तासुर देना कि जी वो जीत रहे थे और बाद में वो हार गए, बहरहाल पोलिंग स्टेशन तो अपनी जगह पर मौजूद हैं, फार्म 45 भी मौजूद हैं, जिस चीज़ को शक होगा वो ले लेगा। तो इसमें ये आबिद रज़ा वाला, आबिद NA62 वाला इशू क्या बन गया? अब इशू क्या बना हुआ है? सर, NA62 में ये बताया जा रहा है कि कुछ पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां पर पोलिंग नहीं हो सकी और तो वो दोबारा जब वहां पे पोलिंग होगी उसके लिए शायद 12 तारीख का टाइम दिया गया। पोलिंग होगी तो उसके बाद ये रिजल्ट जो है वो अनाउंस किया जाएगा। तो अभी तक जो जहां पे पोलिंग हुई वहां की क्या पोजीशन है? आबिद रजा कोटला और वो पावरफुल है, दूसरे पावरफुल? अभी तक तो सर दोनों नहीं बल्कि तीनों जो है वो वहाँ के उम्मीदवार वो ये दावा कर रहे हैं कि हम जीत चुके हैं। आबिद रजा की तरफ से क्या, माइतियों की तरफ से भी ये दावे जारी हैं, बल्कि उनके पर्सनल सेक्रेटरी के पेज पे। उसके बाद मूसा इलाही की जानब से भी ये दावे आ रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। उसके बाद चौधरी लिहाज जो PTI के माहिती याफ्ता उनकी तरफ, तीनों की जानब से इस वक्त जीतने का दावा किया जा रहा है। तो हम असल सूरत तो रिजल्ट के बाद ही आएगी सामने। तो अभी पोलिंग जो है आपके ख्याल में 12 को दोबारा शुनीद है कि वो जिन पोलिंग स्टेशन पर नहीं हुई वहाँ पर होगी? जी जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि गुजरात मजमूई तौर पे मुस्लिम लीग नून के साथ चला गया। जी, वोट तो इस वक्त जो वो तीनों के करीब करीब बताए जा रहे हैं। तो अगर गुजरात में ये नताइज की बात की करते हैं, तो अगर नताइज की बात की जाए तो गुजरात जो है इस वक्त नताइज के हवाले से जो है वो गुजरात इस वक्त पूरा मुस्लिम नून के साथ है, क्योंकि काफ जीत के यहाँ पे उनके कैंडिडेट नहीं थे, इनका उनके साथ इत्तेहाद है। तो जाहिर है ये सारे नून लीग के कितने काउंट होंगे। सही सही। तो ये गुजरांवाला और फैसलाबाद से मुख्तलिफ रहा गुजरात? जी, गुजरात में कोई एक भी सीट इस वक्त तक जो PTI नहीं ले सकी। सही सही, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सही ले साहब, सही सही साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। ये मियाँ साहब, गुजरात में कोई एक सीट भी नहीं जा सकी?
अच्छा, हर इलाके का अपना एक और हर हल्के के भी अपनी नफ्सियात होती है उसकी लेकिन असल में बात ये थी कि ये पहली दफ़ा चौधरी आपस में लड़ रहे थे। सही है। पाकिस्तान जब से पाकिस्तान बना या जब से चौधरी ज़हूरुल्लाह इनसे सियासत शुरू हुई तो आज तक जो थे ना, ये इनकी मिसाल मशहूर थी कि ये आपस में इत्तेफाक इनका बहुत ज़्यादा, और पता भी नहीं था कि ये सगे भाई हैं कि कज़न है आपस में। लेकिन इसके ये पहला मौका था कि चौधरी ख़ानदान तकसीम था और उनमें लड़ाई हुई थी। लेकिन नज़र ऐसे ही आया है कि जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ थे वो जीत गए हैं और जो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ थे वो हार गए हैं। जो एस्टेब्लिशमेंट नहीं, लेकिन गुजरांवाला में तो ये नहीं हुआ। नहीं, मैं गुजरात की बात कर रहा हूँ, आपने मुझसे गुजरात का ही पूछा, लेकिन मैं ओवरऑल बात करूँ तो आप वो स्वीपिंग स्टेटमेंट जो है हमेशा कंफ्यूज कर देती है। तो उसमें एस्टेब्लिशमेंट देखें, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो जीते हैं इस वक्त कौमी असम्बली में उनकी तादाद ज़्यादा है। अच्छा नहीं, वो तो रद्द अमल था ना। मैंने एक आपके प्रोग्राम के इब्तिदा में एक बात की थी, मैं मुतासर हुआ हूँ वैसे इस स्ट्रेटजी से, और ये जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई है वो शाहकार चीज़ है। ये हर कोई खुश है, हर कोई खुश है, हर कोई खुश है। चले इस पर मजीद भी बात करते हैं। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे पास कुछ और पैनलिस्ट भी होंगे, लेकिन इस वक्त एक ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, जो इंतखाबी नताइज आए वो हम इसको डिस्कस कर रहे थे। लाहौर को भी हमने डिस्कस किया, हम गुजरात भी गए, हम गुजरांवाला भी गए, हम फैसलाबाद भी गए। आपने तमाम अजला को देखा कि वहाँ पर क्या सूरत हाल बनी हुई है। बहरहाल इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत अच्छा खेली और उसका एक आप वेव कह सकते हैं कि एक चली, जिसके नतीजे में मुस्लिम लीग नून जो थी उसको बहुत जगह पर मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और ख़ासतौर पे जब हम गुजरांवाला की बात करते हैं, फैसलाबाद की बात करते हैं, तो शाहिद अली बता रहे थे कि अगर आप 10 में से 9 सीटें हार जाएं और इम्प्रेशन ये हो कि मुस्लिम लीग नून शहरों की पार्टी है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप लूज़ कर गए, आप पीछे चले गए। इस सूरत हाल पर बात करने के लिए जहाँ पर हमारे साथ असद चोइस साहब पहले से मौजूद और इसके साथ साथ मियाँ हबीबुल्ला भी हमारे साथ मौजूद, तो मैं बहुत ही मशकूर हूँ बैरिस्टर अमृत अहमद का, उन्होंने मैं यहाँ पर ज्वाइन किया। अमृत, कैसे देख रही हैं इन इंतखाबी नताइज को? देखिए, सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो, एंड सेकेंडली मुझे बहुत ज़्यादा मेरे एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव है ओवरऑल रिजल्ट्स के ऊपर, सिवाय कुछ जगहों के छोड़ के। अगर मैं कुछ स्पेसिफिकली बात करूं, जैसे मुझे ये लगता है कि अगर हम सियालकोट का अगर थोड़ा सा ज़रा लें तो मुझे ये लगता है कि वहाँ पे अगर थोड़े से रिज़ल्ट जिस तरीके से आ रहे थे और जो आवाम के भी सामने थे, लोगों के भी सामने थे, वो रिजल्ट्स डिफरेंट थे। आप ख्वाजा आसिफ वाले हल्के की बात करें, खासकर रेहाना डार साहब की बात करें, एब्सोल्युटली सही। अदर देन दैट, मैं अगर देखूँ ऑन द फेस ऑफ इट, मैं ये वही बात करूँगी, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के बेसिस के ऊपर बात नहीं कर रही हूँ कि ये मेरी फेवरेट पार्टी है तो जब मेरी फेवरेट पार्टी को वोट पड़े तो जी बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया, और जब मेरी फेवरेट पार्टी को नहीं पड़ा तो जी ये अच्छा रिजल्ट नहीं है। मैं ओवरऑल अगर एक सिचुएशन की बात करूँ तो मुझे ये लगता है कि ये बहुत अच्छा रिजल्ट है इन अ वे कि आप ये देखें कि जो हमें नज़र आ रहा था उस हिसाब से चीज़ें नहीं हुई। हालांकि लोग बहुत पेसिमिस्टिक सोच के साथ थे, एक बड़ी नेगेटिव सोच के साथ सब आ रहे थे कि पहले ऑल डिसाइडेड है। हालांकि ऑल डिसाइडेड वाली सिचुएशन मुझे नहीं लगता कि सामने आई है। आपको ये लग रहा है कि फेयर एंड फ्री पोलिंग, मुझे ये लगता है कि पीछे जो कुछ हुआ हम उसको एक पीछे छोड़ देते हैं, हम पोलिंग के ऊपर आते हैं, पोलिंग डे पे आते हैं, फिर उसके बाद रिजल्ट पे आते हैं, काउंटिंग पे आते हैं, रिजल्ट पे आते हैं। आप ये कह रही हैं कि पोलिंग जो है वो ठीक हुई? मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा अच्छी पोलिंग हो ही नहीं सकती थी। मुझे लगता है कि हमारी आर्मी ने, हमारे एजेंसी जो इस मैटर में इन्वॉल्व हैं और जितने आपके इदारे, जितने भी आपके इंस्टीट्यूशनल इदारे हैं, उन्होंने अपना काम बहुत अच्छे से किया है। और जहाँ पे चीज़ें फेयर नहीं हुई हैं, जैसे हमारे पास सलमान अकरम राजा साहब का हल्का होता है, वहाँ पे अगर उन्होंने कंटेस्ट किया तो हमारी जुडिशरी ने भी उस चीज़ के ऊपर सही स्टे लिया है। तो आई थिंक इससे ज़्यादा फेयरनेस हो नहीं सकती थी। अगर आप छोटी मोटी चीज़ों की और छोटी मोटी डिस्ट्रप्शंस की बात करते हैं तो सर इंटरनेशनली भी आप उठा के देख लें, चाहे वो यूएस उठा के देख लें, इंडिया उठा के देख लें, हर जगह पे कोई ना कोई इश्यूज चलते हैं। हारने वाला तो कहता ही इतना है, मार्जिन ऑफ एरर हर जगह पे होता है, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी इंश्योर हो ही नहीं सकती थी। और आप जो इस वक्त एक पूरी वेव चल रही है, एक खासतौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है वो अभी भी मुतमईन नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं, हम तो शायद कोई भी सीट छोड़नी नहीं थी हमने तो, लेकिन आप ये कह रही हैं कि जो कुछ हुआ वो समझ आने वाला, वरना इससे
बुरे के लिए भी तवक्कुआत थी। सर आप ये देखें कि मैं अभी अगर अपने हल्के की बात देखूँ तो ख्वाजा साद रफीक साहब हैज़ बीन द एमिनेंट प्रोमिनेंट फिगर। ख्वाजा साद रफीक के बारे में कोई सोच भी नहीं रहा था कि वो हार जाएंगे। वो एक चीज़ थी जो कि पॉसिबिलिटी में आती ही नहीं थी। उसके बावजूद अगर ये रिजल्ट आया है तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें हम बायसनेस कह सकते हैं कि हुई है। उसके बाद हमारे पास ऐसे और बेशतर एग्जाम्पल्स हैं, जो कि राना सनाउल्लाह साहब की एग्जाम्पल हमारे सामने है। हमारे पास और ऐसी बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं जो हमने देखी हैं। फैसलाबाद में 10 में से 9 सीटें कौमी असम्बली की 9 सीटें मुस्लिम लीग नून हार गई है। एग्जैक्टली तो वो अभी को बड़ी दिलचस्प बात कर रहा था, सोशल मीडिया पे कर रहा था, और वो कह रहा था कि जहाँ पर वो हारे हैं तो वहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर दूसरे हारे हैं वहाँ पर धांधली। तो मियां साहब इसका मतलब क्या हुआ? हम क्रेडिबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, साख की तरफ जा रहे हैं, एक्सेप्ट हो जाएंगे? नहीं, एक्सेप्ट तो ये इलेक्शन जो हैं वो ऑलरेडी हो चुके हैं। किसी जमात ने ये नहीं कहा कि हमें ये मंजूर नहीं है, और ये बड़ी अच्छी बात है कि ऐसे हालात में जबकि पोलराइजेशन अरूज पर थी, उसमें रिजल्ट्स को तस्लीम कर लेना और इलेक्शन डे को की सारी कार्रवाई जो थी उसको तस्लीम कर लेना, ये अच्छी बात है। लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल है ना, वो प्री पोल रिगिंग और पोस्ट पोल रिगिंग जो है उसकी तरफ अब नताइज पर खेला जा रहा है, जिसकी तरफ असद चौधरी साहब ने भी इशारा किया है। ठीक है, अच्छा, फिर तीसरी बात ये थी कि अब चीज़ें कुछ मैनेज की जा रही हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये इस वजह से, लेकिन कहीं कोई जेन्युइन चीज़ें भी तो हो सकती हैं। हम क्यों हर वक्त कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को बहुत ज़्यादा बाय करने के आदी हैं? हम कहते हैं नहीं, जहाँ पे हुआ ये बस ये हुआ, उसकी एक वजह होती है ना, लोग पेराहे में देखते हैं जो कुछ आपने इलेक्शन से पहले किया है, लोग तो उसी पेराहे में इलेक्शन को जांचना चाहेंगे ना। नहीं, जो कुछ इलेक्शन से पहले किया है, लेकिन जो कुछ इलेक्शन के दिन हुआ है और इलेक्शन के रिजल्ट में हुआ है, वो तो अभी भी मैं बड़ा फेयर हूँ इसमें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप सिंबल दे दीजिए, पार्टी बना दीजिए, रिजर्व सीट्स आ जाएं, वो हुकूमत बना लेंगे। हाँ, वो हुकूमत बिल्कुल बना सकती। मैं तो बल्कि आपके अभी मैंने कहा था कि उनको मौका देना चाहिए। अगर वो बना सकते बना ले, नहीं बना सकते फिर आप इनको कहें कि आप हुकूमत बनाएं। और अगर आप मामलात मैनेज करके देखें ना, एक दिन लोग इन चीज़ों को असल में नजम देखते हैं। एक मिनट मेरे बात, बिलावल भुट्टो ने तमाम स्पीचेस में कहा और पूरी अपनी कैंपेन में मुस्लिम लीग नून को लताड़ता रहा और कहा मैं चोरों के साथ नहीं बैठूंगा, और अगले जिस दिन इलेक्शन अभी खत्म नहीं हुआ, अभी उसके रिजल्ट बाकी है, खान साहब इस्तेमाल करते हैं नहीं, वो भी मतलब उसका बिलावल का भी यही था, उसकी तकरीरें निकाल के देख लें। अच्छा, अगले दिन ही वो फिर वालद को भेज दे के जाओ जाके मुकमका कर आओ, तो लोग इसको क्या समझेंगे, किस सेंस में लेंगे? तो लोग ये इसको जो है ना, ये इसको मैनेजमेंट कहते हैं। लोगों को पता है कि सारा ये तो लोगों को उस वक्त भी पता था जब बिलावल ये तकरीरें कर रहे था, तो उस वक्त भी सबको पता था कि ये एक सियासत गाली क्यों बनी है? सियासत नजम, सियासत खिदमत का नाम है, असूलों का नाम है, झूठ का नाम नहीं है। सियासत गाली इसी वजह से बनी है कि हम कहते कुछ है करते कुछ है। ठीक है, ठीक है, आप कहते हैं कि ठीक है जी, मैं कल को अगर जरूरत पड़ी तो हम इकट्ठे होंगे, पहले भी हमने इकट्ठी हुकूमत बनाई थी। प्रैक्टिकल बात करें, मैं सिर्फ मियां साहब से एक चीज़ कर लूँ, प्रैक्टिकल बात करें आप। इस वक्त अगर कोई ना कोई दो पार्टीज को आपस में मिलना है तो हुकूमत बननी है। अगर और सबसे ज़्यादा बेहतरीन तरीका यही है कि जो पहले से अलाई थे वो अलाई हो जाए। तो आप रिजल्ट भी तो देखें ना, बिल्कुल क्या रास्ता क्या है इसके अलावा? असेंबली कल सदीक जान ने ट्वीट किया कि इसके नीचे में असेंबली टूट सकती है। भाई क्यों तोड़ी जाए असेंबली? नहीं, देखें, इतनी एक्सरसाइज करके असेंबली तोड़ना ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है ना। लेकिन आप नजम, आप ये हकीकत है कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ इस मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात है, एक प्लेयर है, आप उसको रूल आउट नहीं कर सकते। आप पाकिस्तान की सियासत से उसको बाहर नहीं निकाल सकते। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि उसको मुतमिन किए बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। वे फॉरवर्ड क्या नजर आता है आपको? खान साहब, हकीकत एक चीज़ होती है, बसीरत दूसरी चीज़ होती है। अच्छा, मुल्क जो है वो उसको आगे चलाना है या आपने दायरे में घुमाना है। मुल्क इनका भी है और नून लीग वालों का भी है। इनको ख़ुद पता होना चाहिए कि इनके पास इस वक्त जो आज़ाद मेंबर्स हैं वो कौन है जो इस वक्त अगले 3 सालों में $70 अरब की मईशत जिसमें वापस हमने करने हैं उस मईशत को संभाल सकता है। कौन प्राइम मिनिस्टर है जो इस भांत भांत की जो लकड़ी है, इसको जो भानमती का कुनबा है, इसको इकट्ठा करके रख सकता है। वो इमरान खान के अलावा कोई भी नहीं हो सकता। तो इमरान खान साहब तो अभी अंदर हैं, हाँ, वो तो जेल में। तो बेहतर ये है कि ये अभी लर्न करें, क्योंकि नए लोग हैं, पार्लियामेंट्री सियासत को सीखें, शैडो कैबिनेट्स बनाएं, पार्लियामेंट में आके बैठें।
अगर इनके कुछ अरकान जाते हैं तो वो हो सकता है कि वो चले, इनके लिए इमोरल होगा, लेकिन ये कि वो सिस्टम के अंदर आके मुल्क को आगे लेके जाना है। मुल्क दूसरे इंतखाबात का मुतामिल नहीं हो सकता है। तो मुल्क को अगर आगे लेके जाना है, आवाम को रिलीफ देना है, महंगाई को 28-30% से जो है वो नीचे 10% पे सिंगल डिजिट में लाना है, ले आएंगे। पॉलिसी रेट को अगर नीचे लेके आना है तो इनको भी साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि एक पोलराइजेशन इस वक्त इतनी हो चुकी है, इतनी ज़्यादा नफरत फैल चुकी है कि हर तरफ से CBM जो है वो होने चाहिए। CBM जो इस्टेब्लिशमेंट ने दिया है वो ये दिया है कि जितनी प्री पोल रिगिंग करनी थी, इन्फ्लुएंस करना था, वो उन्होंने एक अम्ब्रेला के नीचे किया 9 मई के वाक़यात की। लेकिन उन्होंने इलेक्शन डे के ऊपर, जैसे बैरिस्टर साहब ने कहा है कि उन्होंने इनको एक फेयर प्ले दिया है, एक लेवल प्लेइंग फील्ड दी है। लोगों ने जाके वोट कास्ट किया है। KPK के अंदर मौलाना फजलुर रहमान का हारना, अमीर मुकाम का हारना, जरताज गुल का जीतना, वो तो क्लीन स्वीप हो गया ना, गंडापुर का डिफरेंट चला जीतना। गया। सर देखें, क्लीन स्वीप अगर जहाँ पे अमीर मुकाम शांगला में वहाँ पे हंगामे भी हुए, दूसरी जगह पे भी तो हो सकता था। तो अगर इस्टेब्लिशमेंट अपनी आई पे आती तो फिर तो बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन ये कि उन्होंने फिर भी जो है ना वो एक इनको स्पेस दी चलें, है। ये सारा मंजरनामा अमृत क्लियर हो गया। अब पहुंच गए, अब सबको पता है। अभी हमारे साथ फैसलाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ मौजूद थे, प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट हैं वहाँ से। इसी तरह गुजरांवाला से शफकत इमरान, बहुत बड़ा नाम है सहाफ़त का वहाँ का। गुजरात से, अच्छा वो गुजरात से तो खैर जीती मुस्लिम लीग नून है, काफ लीग है। वो कहते हैं कि जो आज़ाद हैं उनमें से कई लोग निकल सकते हैं, इधर उधर जा सकते हैं। उनकी तो वो तो एक साहब कह रहे थे कि उन्होंने तो जुआ खेला था जीत के, कि मियाँ साहब कह रहे थे ये लॉटरी निकल आई। वे फॉरवर्ड क्या आप? नज़म साहब, आपने बहुत अच्छी बात की है। इनफैक्ट मैं यही बात अब करना चाह रही हूँ। अब तो इलेक्शंस हो गए हैं, पता चल गया है अब आगे क्या करना है। देखिए, जैसे हमें पता है कि हमारे पास इंडिपेंडेंट सीट्स इस वक्त बहुत ज़्यादा हैं, और जाहिर सी बात है अब मसला ये एक्चुअली इंडिपेंडेंट नहीं है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं है, लेकिन लीगली है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अब बात यह, क्योंकि लीगली स्टेटस उनका इंडिपेंडेंट है और दे हैव टू बी विद समबडी इन ऑर्डर टू मेक कि ये आपने एक पार्ट बना के आपने नेशनल असेंबली में एक अपना स्ट्रॉन्ग आपने एक अपना वहाँ पे बना लिया है। मसला इस वक्त सिर्फ ये आता है कि जब ये किसी और पार्टी के साथ चले जाते हैं, जो कि उनके पास इवेंचुअली चॉइस नहीं रहती है, तो तब आप लेवल प्लेइंग फील्ड की जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है जितना आपने इलेक्शंस के दौरान, जितने आपने ट्रांसपेरेंसी के साथ, अकाउंटेबिलिटी के साथ आपने उन चीज़ों पे इंश्योर कर दिया, यहाँ पे वो लोग आके फंस जाते हैं। क्योंकि असल काम तो अब शुरू होगा, असल मज़ा तो अब आएगा जब एक पार्टी ने, जो कि शायद मैसेज में है, शायद उसके जो मेन सरबराह हैं उनको अपोजिशन में आना पड़ेगा, और असल में उनके पार्टी के बंदे इस वक्त नेशनल असेंबली में बैठे होंगे। यहाँ पे अब क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए? मुझे लगता है कि यहाँ पे इस वक्त अगर आप मुझसे पूछें, एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान एंड एज अ पर्सन हु इज़ बीन रिप्रेजेंटिंग द यूथ, मैं ये समझती हूँ कि जिस तरीके से हम एलाई एक गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं कि एलाइज़ के साथ और आपकी बाकी जितनी जमहूरी पार्टीज़ हैं उन सबकी कोएलिशन के साथ, इस वक्त सबको चाहिए कि अपनी ईगोज़ को एक साइड पर रख के पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए एक फेयर प्ले सबको दें, और एक एलाई फॉर्मुलेशन गवर्नमेंट इस तरह की हो कि सबके फ़ायदे के लिए हो, सबके बेनिफिट के लिए जो हो। आज़ाद हैं ये भी शामिल हो जाएं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। क्योंकि बात सर ये है कि देखें, अगर वो शामिल नहीं होंगे तो फिर तो ये जिस तरीके से पिछले 1.5 साल की हुकूमत चल रही है उसी जगह पे हम दोबारा आगे खड़े हो क्या जाएंगे। खान साहब इजाजत दे देंगे इसकी? सर मैंने इसीलिए कहा है कि मेरा नहीं ख्याल, इसीलिए मैंने ये बात बोली है कि फिर पाकिस्तान का मुस्तकबिल आप सामने रखेंगे, आप पाकिस्तान की बेहतरी सामने रखेंगे। ये आपका बड़ा अच्छा मशवरा है। हम अज़ान मगरिब के लिए एक मुख्तसर सी ब्रेक है, उसकी तरफ जाना है, उसके बाद वापस आते हैं। नाज़रीन, एक चीज़ तो वाज़ेह है और शायद दावा भी किया जा सकता है कि जिस तरह हमारी पिछली 4 असम्बली ने मुद्दत पूरी की, हमारी ये असम्बली भी एक हंग पार्लियामेंट होने के बावजूद, इसके बावजूद कि यहाँ पर किसी की अक्सरियत नहीं है, मुझे कम अज़ कम एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे अपनी मुद्दत पूरी करती हुई नज़र आ रही है। अब इसमें खेलना किसने, किस तरह, इस पर बात हो रही थी, और बैरिस्टर अमृत अहमद हमारे साथ यहाँ पर मौजूद। आप ये फार्मूला पेश कर रही थी कि अब आप एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखें, एक दूसरे के साथ चलना सीखें। क्या प्रैक्टिकल वे क्या होगा इसका? सर देखिए, सबसे पहले तो मैं फिर वही बात कहूँगी कि हमें अपना पर्सनल जो एक वेनम और पर्सनल वेंडेटा है और अपना आप एक साइड पे रखना पड़ेगा। अगर तो आप
अपना मुल्क और अपने लोगों का मुस्तकबिल बेहतर करना चाहते हो, और इसमें कोई भी जमहूरी पार्टी आती है मैं उसमें और सारे मैं इदारों की भी बात करूँगी, ऑल स्टेट इंस्टीट्यूशंस और जितनी आपकी डेमोक्रेटिक पार्टीज़ हैं, इन सब को अपने पर्सनल वेनम एक साइड पे रखने पड़ेंगे। सेकेंडली सर, मुझे ये लगता है कि देखें, वो कहते हैं ना, मिलजुल कर ही चीज़ें चलती हैं। अगर आप सिर्फ कुछ जमातों को साथ लेके चलेंगे और एक ख़ास एक तबके को या एक ख़ास जमात को आप बाहर निकाल के अपनी उस गवर्नमेंट को चलाएंगे, तो वो सारी ज़िंदगी आपकी अपोजिशन में तो रहेंगी, लेकिन ये चेक एंड बैलेंस की लड़ाई के अंदर ना पाकिस्तान की मईशत का सत्यानाश हो जाएगा। जैसे आप सारे एक टेबल पे बैठ जाएं और मिल के फैसला कर लें कि हमने चलना कैसे, बिल्कुल ऐसे होना चाहिए, ऐसे सर। और मैं ये समझती हूँ कि अगर मियां नवाज शरीफ ने जो कल तकरीर की है उसमें इशारे मिले हैं इस चीज़ के, उन्होंने इंडिकेशन दी है कि हम साथ लेकर चलना चाहते हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और सर, अगर ये चीज़ के ऊपर बैठ के सब अपना एक दफ़ा काम कर लेंगे, और सब मैं वही बात बता रही हूँ, अपने पर्सनल और ज़ाती इंटरेस्ट और ज़ाती अपनी अना को एक साइड पे रख लेंगे, ठीक है, माजी में जो हुआ नहीं हुआ उसको एक साइड पे रख के रखेंगे, तो शायद पाकिस्तान के लोगों को वालों का क्या करें? सर देखिए, मेरी बात सुने, मैं ये समझती हूँ कि किसी भी दुनिया के जमहूरी निज़ाम में जब रेवोल्यूशंस आती हैं, जब चीज़ें बदलती हैं, तो ऐसा नहीं होता कि आप अपने स्टेट इदारों के अगेंस्ट नहीं जाते हो। काफ़ी दफ़ा एक हवा चलती है, लोगों का एक रुख होता है। हम ये देखें कि हमारे लोगों को इतनी ज़्यादा, अगर आप एक चीज़ बच्चों की तरह फीड करते जाओगे, उनके दिमागों के अंदर एक चीज़ स्वीप इन कर जाएगी जो शायद बहुत अरसा दराज पहले डेड हो चुकी थी। अब बात यह है कि मेरा ख्याल है कि अगर आपको लोगों को एक शऊर है और आपने उस चीज़ के ऊपर आवाज़ उठाई है, चाहे वो गलत है या चाहे वो सही है, उसका वक्त पे फैसला हो जाएगा। और मेरा ख्याल है इन इलेक्शंस ने साबित कर दिया है कि वो आवाज़ कितनी सही थी और कितनी गलत थी। हमें नज़र आ रहा है कुछ हलकों के सिवाय छोड़ के बाकियों के साथ तो जस्टिस हुआ है ना, तो हम उनको तो डिनाई नहीं कर रहे हैं। तो क्या फेयर इलेक्शंस नहीं थे? बिल्कुल थे। तो फिर वही वाली जो बात हुई थी, वो वाकया हुई थी, वो अपने आप में नल एंड वॉइड हो गया। बात सिर्फ ये है कि जब तक अब बैठ जाएं मियां साहब, आखिरी कमेंट इस पे। अच्छा नजम, मेरा ख्याल है मियां नवाज शरीफ ने भी 10 साल की बात की थी। मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क में रिकन्सिलिएशन होनी चाहिए, ठीक है, और जो इस्टेब्लिशमेंट है वो एक हकीकत है, उसको अपने छत्र छाँव के नीचे इन तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को बैठाना चाहिए। 10 साल का एक मायदा होना चाहिए और मिनिमम एजेंडे पे सबको इकट्ठा करके 10 साल के लिए सियासत आप फ्रीज कर दें, फिर मुल्क आपका खड़ा हो सकता है। वरना अगर लड़ाई झगड़ों में पड़ गए ना, मैंने आपके प्रोग्राम के शुरू में भी ये कहा था कि आप जो है वो इस एजेंडे के तहत नहीं चल सकते। यहाँ सियासत में जो है ना वो टांग खींचने की सियासत होती है। अल्लाह करे ऐसा हो जाए। आप इस पे आखिरी कमेंट। खान साहब, इमरान खान को सबसे पहले पहल करनी पड़ेगी, माफ़ी मांगनी पड़ेगी 9 मई के वाक़यात की। उसके अलावा जो दूसरी अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में जो आज तक जहर उगला गया है, जहर फशानी की गई है, उस पर माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और उसको ख़ुद जो है ना दावत देनी पड़ेगी कि हम सब जो है वो मिलके बैठते हैं। मैं चाहे जेल में हूँ, लॉ जो है वो मेरे फैसला करेगा केसेस का, आप लोग बैठे और मुल्क को आगे लेके चले। तो उस चीज़ से एक मैसेज आएगा इस्टेब्लिशमेंट को भी और उसके अलावा दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी, और वो पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो हमदर्दी है वो गेन कर जाएंगे। उसके बाद जब ये पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स करेंगे, मेन स्ट्रीम में आएंगे, तो मेरा ख्याल है कुछ महीनों के अंदर शायद इमरान खान के केसेस का भी जो है वो भी फैसला हो जाए और वो सज़ाएं माफ़ हो जाए या जमानतें मिल जाए। ये वे आउट इससे निकल सकता है। वरना इसके अलावा अगर आप इसी पॉलिसी पे चलते रहते हैं, सिर्फ इमरान खान, ये बड़ी अहम बात है, ये बड़ी अहम बात इन्होंने की है कि अगर आप इसी पॉलिसी पर चलते रहते हैं, आपके मरवत साहब जाके कोई एक नया पुआड़ा डाल देते हैं, फड्डा डाल देते हैं, आपकी कुछ और अरकान चीज़ डाल देते हैं, तो आप अपने लिए मुश्किलात बढ़ाते चले जाएंगे। और जिस लीडर के लिए आप बात कर रहे हैं कि उसको पार्डन कर दिया जाए और उसके अपीलों का फ़ौरन फैसला कर दिया जाए, वो अमली तौर पे मुमकिन नज़र नहीं आएगा। बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए मियां हबीबुल्लाह साहब आपका, बैरिस्टर अमृत आपका, असद शेख साहब आपका, उमर असलम इससे पहले हमारे साथ मौजूद थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, आखिर में यही कहना है कि हमें आगे बढ़ना है। अब बहुत गलतियाँ हो गई, बहुत लड़ाइयाँ हो गई, बहुत एक दूसरे की इज़्ज़तें पामाल कर ली। हमें कोई इस्तेहकाम आ जाए, अल्लाह करे, इसी ख्वाहिश, इसी दुआ के साथ इस वक्त अल्लाह हाफ़िज़।